स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम एडीओ की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हमने पिछली वीडियो में किए हैं। उन्हीं से ही रिलेटेड आज जो है दोस्तों प्रश्न देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा प्रश्न देखिए, आपको हमारी मेहनत पता चल जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आजकल थोड़े से डेप्थ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी होने वाला एग्जाम है। जनवरी में नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जैसा कि हम लोगों ने बात की हुई है। ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है वो एडीओ की चल रही है ऑनलाइन। पूरा कोर्स पूरे वीडियो पूरे पीडीएफ के साथ मात्र 50% डिस्काउंट के साथ 1000 रुपये में उपलब्ध है। आपको यदि ये कोर्स ज्वाइन करना होगा, यदि आप तैयारी अच्छे से और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न पहला देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है? पंचायत को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी दोस्तों, उसमें से हम प्रारंभ करेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी को आप जानते ही हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा, ये बार बार पूछा जाता है, भारत की आत्मा, ठीक है, भारत की आत्मा कहाँ बसती है दोस्तों? गांव में बसती है। ठीक है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ठीक है, ये किसका कथन है? तो ये गांधी जी का कथन है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और यदि भारत का सही तरीके से आपको विकास करना है तो हमें गांव की ओर ध्यान देना पड़ेगा, गांव का जो है वो विकास करना पड़ेगा। ठीक है। पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्था का जो है वो प्रारंभ किया था राजस्थान के नागौर जिले से, और उन्होंने ही पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा था। और आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही पंचायती राज संस्था का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचायती राज संस्था का क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहा जाता है। इसमें जनक को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप जानते हैं बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, उनका जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट पर्सन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, देखिए आ गया वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? दूसरा प्रश्न है वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? आप जो है जो भी वीडियो देख रहे हैं आप ये सोचिए कि आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सबसे पहले अपना आंसर देते जाएं, ताकि आपको जो है वो कंफर्म हो कि आप कितना इसके बारे में जानते हैं। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत की थी दोस्तों वो की थी लॉर्ड मेयो ने। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी लॉर्ड मेयो ने। ठीक है। यहाँ पर हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में बात की। इन्होंने पंचायती राज जो संस्था है उसका प्रारंभ किया था राजस्थान के नागौर जिले में, इसीलिए इसको पंचायती राज का जो है वो क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज का क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहते हैं। ठीक है। और लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले प्रस्ताव लाया था पंचायत राज के संबंध में, सबसे पहले प्रस्ताव लेकर आए थे जिसे जो है वो लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा लोकतंत्र के विषय में दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के विषय में सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया गया था। इसी को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे।
और नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक और नाम के.एम. मुंशी, संविधान सभा के जो मेंबर थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। दोस्तों जब पंचायती राज संस्था की गठन की बात हुई, क्योंकि महात्मा गांधी की विचारधारा उस समय बहुत ही ज्यादा प्रेरित कर रही थी कांग्रेस को, और एक दबाव था कि पंचायत राज गांवों के संदर्भ में कुछ ना कुछ किया जाए, और विशेषकर पंचायती राज संस्था को लेकर, तो उसे लागू कैसे किया जाए, क्या स्थितियां होनी चाहिए, इस संबंध में अंबेडकर जी चाहते थे कि उसको बाद में लागू किया जाए, अभी नहीं। तो इसी उधेड़ बुन में कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति की सिफारिश पर ही सर्वप्रथम अनुच्छेद 40 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 40 में दोस्तों इसका प्रावधान किया गया। उसमें जो है पंचायती राज संस्था को लेकर प्रावधान किए गए थे कि राज्य चाहे तो वो अपने क्षेत्र में जो है पंचायती राज संस्थाओं को लागू कर सकते हैं। तो ये के मुंशी जी की बात को भी याद रखिएगा। सारे मेंबर्स के संबंध में बात कर ली हम लोग एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को समाहित करेंगे। इसके अलावा जो भी उसके और एस्पेक्ट हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है? प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है? यहाँ याद रखेंगे आधिकारिक तौर पर नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है प्रायोगिक तौर पर, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रायोगिक तौर पर दोस्तों ये सबसे पहले लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 1948 को इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश के इटावा में इसे सबसे पहले लागू किया था 1948 को प्रायोगिक तौर पर। उसके बाद फिर इसको जब ये सफल हुआ तो 1952 में फिर आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था 55 जिलों में, आधिकारिक तौर पर। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको आधिकारिक तौर पर वाली बात पता होगी, मुझे अच्छे तरह से पता है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर 1948 में ही उत्तर प्रदेश के इटावा में इसको लागू कर दिया गया था। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट का कथन देखिए, 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ 1953 में। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय विस्तार या राष्ट्रीय सविस्तार योजना पूरी तरह विफल रही। कारण की बात करें तो अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप व जन सहभागिता का अभाव, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण स्तर में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण स्तर पर जो है वो गांव के लोगों के शिक्षा में, गांव के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना और उनकी संचार प्रणाली को विकसित करना, ठीक है। लेकिन ये जो कार्यक्रम लागू किया गया उसकी जांच की गई बलवंत राय मेहता की समिति द्वारा 1957 में, और जांच करने पर पाया गया कि ये कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से विफल रहे थे। जब सरकार ने उसे पूछा कि ये क्यों विफल रहे तो उन्होंने बताया कि इसमें अत्यधिक कई सारे कारण बताए, लेकिन सबसे मेन कारण में था अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप। ये गांव के लोगों के लिए था, लेकिन गांव के लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। जन सहभागिता का अभाव था और प्रशासन का इतना हस्तक्षेप था कि छोटा सा छोटा कार्य कराने के लिए पूरे प्रशासन से परमिशन लेते तक वो कार्यक्रम वहीं समाप्त हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कथन सही है, कारण गलत है, गलत कारण सही, कथन गलत, ये भी गलत। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही, परंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, इसमें हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी ही इसके आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भाई कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ये विफल इसलिए रही क्योंकि अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप था और जन सहभागिता का अभाव था, ठीक। मेरे ख्याल से ये बहुत स्पष्ट रूप से आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं पर 1978 में गठित अशोक राय मेहता समिति के सिफारिश पर विचार करें कीजिए, ठीक है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा है पंचायत में एसटी एससी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। तीसरा है राजनीतिक पार्टियों की पंचायत में भागीदारी। और चौथा है कर संबंधी अधिकार प्रदान करना। तो देखिए, अशोक राय मेहता समिति ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं, इन्होंने जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, द्विस्तरीय। द्विस्तरीय में एक स्तर जो था वो था जिला स्तर पर। ठीक है, एक था जिला स्तर पर जिला पंचायत और दूसरा था खंड स्तर पर पंचायत समिति। खंड स्तर पर पंचायत समिति। इसने ग्राम स्तर को जो है वो किस में सम्मिलित कर दिया था? खंड स्तर में सम्मिलित कर दिया था। तो इन्होंने त्रिस्तरीय की नहीं की थी, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। पंचायत में एसटी एससी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, बिल्कुल ये बात कही थी, ये सही है। राजनीतिक पार्टियों की पंचायत में भागीदारी हो, बिल्कुल पंचायत के हर एक स्तर में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए, ये बात अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, कर संबंधी अधिकार प्रदान करना। जी बिल्कुल, ये भी कहा था कि जो पंचायत है वो कार्य कैसे करेंगे जब तक उनको वित्तीय संबंधी अधिकार प्रदान ना कर दिया जाए। तो ये भी बात अशोक मेहता समिति ने की थी दोस्तों। तो 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। ऑप्शन ए गलत, एक आ गया, बी गलत, इसमें भी एक आ गया, तो सी ही इसका सही है, सभी सही हो नहीं सकता है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको सही में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और नए प्रश्न हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो इससे संबंधित चीजें पूछी जा सकती है। हालांकि कथन इधर उधर हो सकता है, ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, परंतु प्रश्न ऐसे बनने की संभावना है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे। ठीक, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया? तो आप जानते हैं बहुत सारी समितियां गठित की गई। इन समितियों ने एक स्तरीय पंचायत, द्विस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत और 4 स्तरीय पंचायत की भी बात कही थी। ठीक है, यदि हम देखें दांतेवाला समिति, दांतेवाला समिति ने केवल एक स्तरीय खंड स्तर पर पंचायत के गठन की बात कही। खंड स्तर पर पंचायत। ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था दांतेवाला समिति ने। अशोक मेहता समिति ने अभी हम लोगों ने बात किया, ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला स्तर पर जिला पंचायत और खंड स्तर पर खंड जनपद पंचायत या पंचायत समिति की बात कही। द्विस्तर बलवंत राम मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात कही, जो आज हम देखते हैं जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। GVK राव समिति दोस्तों 1985 में आई थी। इन्होंने जो है वो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। इन्होंने जो है राज्य स्तर पर जो है वो एक और समिति का निर्माण किया था, 4 स्तरीय पंचायत की बात कही थी। इसके अलावा एक और नाम याद रखना है, हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति, ये हनुमंत राव समिति कब गठित हुई थी अगर पूछा जाता है? हनुमंत राव गठित हुई थी 1984 में। इसने भी एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, परंतु जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात की। ठीक है, बस। तो दांतेवाला और हनुमंत राव ने, दांतेवाला ने खंड स्तर पर पंचायत और हनुमंत राव ने जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था के लिए कहा था। बाकी जो चीजें थी मैंने बता दिया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राव मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और GVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित समिति एवं उनके द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी के बारे में हमने बात की थी। लक्ष्मीमल सिंघवी जो थे वो राजस्थान जोधपुर के रहने वाले थे।
कानून के बहुत बड़े जानकार थे। जब राजीव गांधी की सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने साफ कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया जाए, न केवल बातों में, न केवल डीपीएसपी में, बल्कि इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए, अलग से अनुच्छेद जोड़े जाने चाहिए। तो इनका जो मेन काम था वो पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा देना। तो एक का ख हो गया दोस्तों। हनुमंतराव समिति, अभी हमने बात की जिला स्तर पर पंचायती राज के नियोजन की बात की थी, तो ये ग दिख रहा है आपको, जिला स्तर पर नियोजन। एम रामकृष्णैया समिति 1972 दोस्तों, ये पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना पर सूत्रण के लिए गठित समिति थी, तो ये हो जाएगा घ। और आर दिवाकर समिति ग्राम सभा की समीक्षा के लिए गठित समिति थी, तो ये हो जाएगा क। तो यहाँ पर देखिए क ख ग ऊपर दिया हुआ है, हम लोग क से लेते हैं क, ठीक है। क का कौन सा सही है? 4, तो क का 4 कौन सा है? एक ही है दोस्तों, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी भी हम मिला लेते हैं। ख का 1 होना चाहिए, ख का 1 बिल्कुल सही है, और ग का 2 होना चाहिए, ग का 2 बिल्कुल सही है, और घ का 3 ही होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है? एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत ढंग से आप इसको मनन करिए। इसका वीडियो अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे जो इसके लिए हमने प्रयोग किए हैं, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक है, इसके अलावा व्हाट्सएप लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो कोई भी जो है वो हमारी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। आप दोनों को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं, आपको लाभ होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं दोस्तों, तो आपको जरूर आने वाले एग्जाम में लाभ होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8, सीडीपी के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। पी के थुंगन को, बी आर राव को, एस बी मिश्रा, एस के डे। पी के थुंगन दोस्तों, पी के थुंगन जो समिति थी, पी के थुंगन समिति 1988 में गठित हुई थी। पी के थुंगन समिति 88-89 के आसपास, और ये पी के थुंगन समिति ने फिर वही लक्ष्मीमल सिंघवी की बातों को दोहराया। वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, आदि आदि सारी बातों को दोहराया था। बी आर राव समिति, बी आर राव समिति जो है वो 1960 में गठित हुई थी, और ये पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति थी। क्या थी? पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति थी, यांत्रिकरण पर गठित समिति 1960 में। एस बी मिश्रा समिति 1961 में गठित हुई थी दोस्तों, और ये पंचायत और सहकारिता पर गठित समिति थी, पंचायत व सहकारिता पर गठित समिति, ठीक है, पंचायत व सहकारिता पर गठित समिति, ठीक। तो सीडीपी जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं दोस्तों एस के डे को, ठीक है। किसको कहे जाते हैं? एस के डे को। और ये सबसे पहले लागू किया गया था प्रायोगिक तौर पर उत्तर प्रदेश के इटावा में 1948 में। उसके बाद आधिकारिक तौर पर लागू किया गया दोस्तों कहाँ पे? 55 जिलों में लागू किया गया था आधिकारिक तौर पर। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना, 1952 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित समितियों के गठन को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। अब इसके गठन को आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही क्रम मतलब दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, है ना। तो आरोही क्रम बढ़ता, तो इसका सन आपको याद होना चाहिए। बी आर राव समिति अभी मैंने बताया 1960। वी रामनाथन समिति ये गठित हुई थी 1969 में। आर के खन्ना समिति 1965 में, और श्रीमती दया चौबे समिति 1976 में। बी आर राव समिति पर हमने बात की पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति।
ये पंचायत और सहकारी संस्थाओं की संलग्नता पर गठित समिति थी। तो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये पंचायत के संलग्नता पर गठित समिति थी, पर गठित समिति। आर के खन्ना समिति लेखा एवं अंकेक्षण पर गठित समिति थी दोस्तों, लेखा व अंकेक्षण के लिए। ठीक है। इसके बाद बात करें श्रीमती दया चौबे, ये पंचायत के समिति पर गठित एक अध्ययन दल था, श्रीमती दया चौबे समिति। ठीक, तो यहां पर अब लगा लीजिए, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, है ना, दूसरे नंबर पे 3 वाला आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये। तो इसका क्रम क्या होगा दोस्तों, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना है अपने को। तो यहाँ 1960 पहले, उसके बाद 1965, उसके बाद 1969, उसके बाद 1976। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए। यहाँ पर बहुत जरूरी है आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना। यहाँ पर पूछ रहा है पंचायती राज अधिनियम के अनुसार। अधिनियम मतलब जब पंचायती राज अधिनियम बन चुका था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, तो उसके अनुसार पूछ रहा है ना। उसके अनुसार जो पंचायती राज अधिनियम का सर्वप्रथम चुनाव हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। ठीक है, लेकिन यदि आपको सीधा पूछ देता पंचायती राज संस्था में सर्वप्रथम चुनाव कब हुआ था, अधिनियम हटा दे, संस्था में पूछ देता, तो आपको बहुत ढंग से याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था इसका सर्वप्रथम चुनाव सन 1960 में। संस्था में जब अधिनियम नहीं बना था तब से पहले आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ था, परंतु पंचायती राज अधिनियम जब बन गया तो उसके अनुसार जो है वो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी जो है वो सर्वप्रथम चुनाव हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 73वें संवैधानिक, अच्छा इस प्रश्न में एक चीज और, राजस्थान में सबसे पहले लागू, इसका मतलब राजस्थान आप नहीं लगा देंगे, है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है। पहला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। तो देखिए, पहला देखिए, पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक स्वरूप दिया गया, इसीलिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। देखिए दोस्तों, संवैधानिक और वैधानिक में अंतर सिर्फ सम का है। संवैधानिक होता है सम मतलब बराबर, और वैधानिक मतलब विधान, ऐसा विधान जो सभी के लिए बराबर हो, वो संविधान है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक, वैधानिक मतलब विधि के अनुसार, तो विधि कोई भी बना सकता है, कोई संस्था भी बना सकती है, लेकिन संविधान जो है वो भारत के संविधान की व्याख्या करता है, संविधान हर कोई नहीं बनाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक स्वरूप दिया गया था, न कि वैधानिक। वैधानिक मतलब कोई कानून 2-4 बना दिया और उसके आधार पर आप करिए, ऐसा नहीं था। इसमें संविधान में बिल्कुल लिखकर संवैधानिक स्वरूप दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, और वैधानिक स्वरूप बिल्कुल गलत है। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा, आपको पता होगा तो बताइए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें किस चीज का उल्लेख था, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट, इन संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई थी, ये गलत है। 15 नहीं, 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे। कितने? 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रजातंत्र के तीसरे स्तर पर लागू किया गया, बिल्कुल प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर ये लागू किया गया था। तो पहला सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। पहला, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट,
भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित किया गया? कौन सा भाग अंतर्क्षेपित किया गया मतलब जोड़ा गया समझ लीजिए, ठीक है। तो कौन सा भाग जोड़ा गया? अब ये लिपि आपको आनी चाहिए, ये कौन सी है, ठीक है। हमने पढ़ा था ये जो है वो दोस्तों 9वीं, ये क्या है 9वीं, ठीक है। ये 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं, ठीक है। तो अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, ठीक है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई तो ध्यान रखना, कौन सा भाग जोड़ा गया तो ध्यान रखना। तो मैं आपको बता देता हूं कौन सा भाग जोड़ा गया। तो दोस्तों भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया था और इसी में 16 अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए थे 243 के अंतर्गत, ठीक है, और 243 को भी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 9वां भाग जोड़ा गया था, ठीक, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगमित निकाय है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या सभी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी। निगमित निकाय लोगों के समूह द्वारा गठित एक ऐसा निकाय जो विधि के द्वारा स्थापित किया गया हो, ठीक है, विधि के द्वारा, जिसके अपने विधि नियम कानून वगैरह हो, ठीक। तो ये सभी दोस्तों क्या है? निगमित निकाय है, लोगों के समूह द्वारा और सभी के जो लिए जो है वो क्या है? नियम कानून बिल्कुल निर्धारित है। तो ये सभी के सभी एक निगमित नियम और कानूनों से चलने वाला निकाय निगमित निकाय, ठीक। तो ये सभी है, जिला पंचायत भी, जनपद पंचायत भी, ग्राम पंचायत भी। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? स्थानीय स्वशासन जो है, जैसे पंचायती राज संस्था है, इसको जो पावर्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है? राज्य शासन द्वारा मिलता है, केंद्रीय शासन द्वारा मिलता है, कानून द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रकार के प्रश्न आपको भ्रमित करने के लिए बिल्कुल दिए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्थानीय स्वशासन को जो शक्ति मिलती है दोस्तों, उसको संविधान से मिलती है। कहां से मिलती है? संविधान से, न कि राज्य शासन द्वारा, न कि केंद्र शासन द्वारा। इसको संविधान ने शक्ति प्रदान की हुई है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए कार्य जिसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है, इनमें से कितने कार्य छत्तीसगढ़ पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए हैं? 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों, कितने कार्य दिए गए हैं, मतलब 11वीं अनुसूची में उन कार्यों का उल्लेख है जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना है, और वो कार्य का उल्लेख कितना है? 29। ये भी बता देता हूँ, 29 कार्य का उल्लेख है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज संस्थाओं को उनमें से कितने कार्य दिए गए हैं? अब आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 243 में के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य निर्धारित किया गया और उन कार्यों का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में कि 29 कार्य उनको दिए जाएंगे। परंतु वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 29 कार्यों में से कितने कार्य जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। वहां पर स्पष्ट लिखा है कि 29 कार्य तो हैं, परंतु इस 29 में से कितने कार्य जो है वो किसी राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाएंगे, इसका निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक। क्योंकि राज्य विधान मंडल उन परिस्थितियों को भली भांति समझती है उन कार्यों से संबंधित, तो वे निर्धारण करें कि 29 कार्य में से कितने कार्य जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में उन 11वीं अनुसूची में से कितने कार्य दिए गए? 29 में से कितने? ए 27, बी 28, सी 29 या डी 25? तो बहुत ढंग से याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए 27 इसका करेक्ट आंसर है। 11वीं अनुसूची में जो 29 कार्य प्रदत्त हैं पंचायती राज संस्थाओं को, उनमें से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 27 कार्य जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कोशिश, और आपको ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, ये बताइएगा जरूर। इससे हम और भी अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि एडीओ की हमारी जो क्लास है वो चल रही है। अगर आपको किसी भी जानकारी
इस संबंध में चाहिए कोई भी जानकारी तो आप इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सअप करके कंफर्म कर सकते हैं। पूरे अपडेटेड डाटा के साथ आपको सारी चीजें बताई जा रही है, A to Z आज तक के जितने हैं दोस्तों। बहुत मेहनत किया जा रहा है और बहुत ही कम फीस में आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।